नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की मंगलवार को जेल से रिहाई हो गई। हाईकोर्ट ने 5 दिनों पहले उनकी जमानत का आदेश दिया था। आशीष मिश्रा इस केस में हत्या के मामले में आरोपी है। आशीष मिश्रा की जमानत का आदेश यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन 10 फरवरी को आया था और आज 15 फरवरी को जमानत हुई है। आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि कोर्ट ने 3-3 लाख रुपए की 2 जमानत की मांग की थी, लेकिन शहर से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। निचली अदालत की तरफ से अनुरोधों को खारिज करने के बाद आशीष मिश्रा को पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी। आशीष मिश्रा की जमानत का आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने हत्यारोपी की घटनास्थल पर मौजूद होने की पुलिस या कहानी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। तो आज रिहाई हुई है मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की। पिछले कुछ दिनों पहले 10 तारीख को रिहाई का ऐलान हो गया था और आज जेल से बाहर आए हैं आशीष मिश्रा। आरोपी आशीष मिश्रा को रिहाई मिल गई है। आज उनकी रिहाई हुई है। 10 तारीख को उनकी जमानत हुई थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 2 तस्वीर आशीष मिश्रा के बाहर आने की ये तस्वीरें। किसानों के हित में हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने बड़ी पहल करते हुए भिवानी में 25 से 27 फरवरी को राज्य स्तरीय पशु मेला का आयोजन करने जा रहे हैं। JP दलाल ने कहा कि मेला किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। कृषि मंत्री JP दलाल ने DC और पशुपालन विभाग के निदेशक के साथ 3 दिवसीय पशु मेले की साइट का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ये मेला 25 से 27 फरवरी तक चलेगा, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे और समापन पर CM मनोहर लाल पहुंचेंगे। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायकों समेत हजारों किसान पहुंचेंगे। JP दलाल ने बताया कि किसानों को मेले में लाने के लिए बसों का प्रबंध किया जाएगा। हमारे भिवानी जिले के उपायुक्त ढिल्लों साहब और हमारे एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर भगोरिया जी और बाकी सारे प्रशासन के अधिकारी जो पशु प्रदर्शनी के लिए 3 दिन का कार्यक्रम है उसका ग्राउंड के देखरेख के लिए हम आए थे और इसकी सारी तैयारियों का जायजा लिया। बड़ा व्यापक स्तर पर यह कार्यक्रम होगा जिसमें हरियाणा के उत्कृष्ट पशु हैं उनका कंपटीशन होगा, उनको इनाम मिलेंगे और हजारों की संख्या में किसान भाई इस मेले में भाग लेंगे। रेवाड़ी में संत गुरु रविदास की 645वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा का रिबन काटकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी ने शुभारंभ किया और कहा कि गुरु रविदास ने समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर समाज में एकता, अखंडता और भाईचारे की भावना को कायम करने का संदेश दिया था। हमें उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों को गुरु रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी। महाराज जी के 645वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम पूरा दलित समाज डॉक्टर बनवारी लाल जी का बहुत आभारी है कि उन्होंने हमारे 1-2 मिनट के कहने पर ही हमारे को यहाँ समय दिया और वो हमारे यहाँ संत गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल में पधारे, हमारा हौसला अफजाई करा। पूरा दलित समाज इनका हमेशा ऋणी रहेगा। अभी पिछले दिनों 5 दिसंबर को डॉक्टर साहब यहाँ पधारे थे और डॉक्टर साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल, ये मंदिर जो बना हुआ है भवन, इसमें 21 लाख रुपए का दान। राज्य मंत्री अनूप धानक, JJP नेता दिग्विजय चौटाला पानीपत की समालखा विधानसभा में कैंप लगाकर लोगों की समस्या सुनने पहुंचे। मौके पर अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों की समस्या सुन समाधान किए गए। राज्य मंत्री अनूप धानक और दिग्विजय चौटाला ने समालखा दौरे पर कहा कि सरकार की नीति है घर घर जाके लोगों की समस्या सुने, इसलिए सरकार लोगों के द्वार आ रही है। वहीं दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा की जनता 2024 में दुष्यंत चौटाला को CM बनता देखना चाहती है।
या किसी के पर्सनल कोई इश्यूज़ हैं, उनको आज मंत्री जी के माध्यम से सारी चीज़ें अधिकारियों तक पहुंचाई। और ये हमारी सरकार का भी ऐतिहासिक फैसला है कि लोगों के बीच में जाना। और हमारी पार्टी के सुप्रीमो दुष्यंत जी ने भी, डॉक्टर अजय सिंह जी ने भी हमें कहा, दुष्यंत जी ने भी कहा कि 2.25 साल में जो ये गैप आया है इसको पूरा करें। 6,700 गाँव हैं, लगभग कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में हम लोगों के बीच में जाएं। और इसके अलहदा भी हर पार्टी के कार्यकर्ता की एक ड्यूटी लगाई है कि हर रोज़ दिन में 10 लोगों के घर विजिट करें। महीने में एक आदमी भी अगर 300 लोगों के घर विजिट करता है तो हम पार्टी और सरकार की पॉलिसीज़ को जन जन तक ले जाने में कामयाब होंगे। इस तौर पर हम अपनी पार्टी के नेता, हम सबके लाडले हरियाणा के सपुत्र दुष्यंत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी पार्टी का मिशन उनको आगे ले जाने का है, हरियाणा भी चाहता है और ये अवसर 2024 में मिलेगा, ऐसी मुझे। आज गांव में समाड़का हल्के के एकरंस गांव में पहुंचे हैं, लोगों की समस्याएं जानी है और उन समस्याओं का जो मौके पर निदान होना था वो अधिकारियों की टीम हम साथ लेकर के आए हुए थे, उनको मौके पर निदान किया गया है। और कोई और समस्या है, कोई एस्टीमेट है, वो हमने एसडीएम को और बीडीपीओ को और पंचायती राज को सभी को आदेश दे दिए, वो एस्टीमेट करना चाहिए। झज्जर पहुंचे इनेलो सुप्रीम ओपी चौटाला ने एक बार फिर कांग्रेस की पूर्व हुड्डा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने इनेलो को पूरी तरह से तोड़ने के लिए मुझे जेल भेजा था। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा को पूरी तरह से पूंजीपतियों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वहीं प्रदेश में गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान और मजदूरों की हालत दयनीय हो गई है। प्रदेश में रोजाना बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने बादली में एक बार फिर कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर हर परिवार से शिक्षित युवक को नौकरी दिलवाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था और बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया। जब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाए। आप सब बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाने का। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर ने साइबर सिटी की कमान संभालते ही काम शुरू कर दिया। कला रामचंद्रन की माने तो उनकी पहली प्राथमिकता गुरुग्राम के बदहाल ट्रैफिक सिस्टम को सुव्यवस्थित करने, बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने और लगातार बढ़ता साइबर क्राइम के आंकड़ों को कम करने पर रहेगी। ये पहला मौका है जब प्रदेश सरकार ने किसी महिला पुलिस अधिकारी को कमिश्नरेट की कमान सौंपी हो। आईपीएस कला रामचंद्रन 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और हरियाणा की पहली आईपीएस अधिकारी दीपा मेहता के बाद दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी हैं। एडीजीपी कला रामचंद्रन की गिनती देश भर में तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में की जाती रही है। देखिए, गुड़गांव तो इसमें कोई शक नहीं है। इट इज़ नेबरिंग दिल्ली and therefore it is an important district. It is in the national spotlight, always in the limelight, and anything that happens here becomes more sensational than if it happened anywhere else in Haryana. Now in Gurgaon, the one major issue I was discussing with my officers, they said it's the issue of traffic. There is a lot of construction going on, lot of roads being built, उस वजह से भी traffic में issues आ रहे हैं, encroachments हैं कई जगह, जिस वजह से भी it impedes the smooth flow of traffic. तो एक इसको देखना है, बट एक और इशू जो है वो जो है साइबर क्राइम का, जैसे इलीगल कॉल सेंटर्स चल रहे हैं या इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज देयर इज हैकिंग इनसाइड, तो दैट इज अनदर इशू दैट हैज टू बी टैकल्ड. मोटर व्हीकल थेफ्ट्स एंड बर्गलरीज पर फोकस कर रही है गुड़गांव पुलिस, एंड वी होप टू मेक इट क्राइम फ्री, क्राइम एंड सेफ फॉर द पीपल.
एक तरफ जहां देश में हिजाब को लेकर जंग छिड़ी हुई है, वहीं इसी बीच दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक हिजाब पहने हुई विदेशी महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और भागने लगी। घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे की है, जब गुरुग्राम के राजीव चौक के पास एक टैक्सी को रुकवाकर हिजाब पहनी हुई महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर हमला कर दिया। बाद में आरोपी महिला को पकड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जब पुलिस महिला को पकड़ने के लिए आई तो महिला भागने लगी और पुलिस कर्मियों के साथ ही हाथापाई करने लगी। इस ड्रामे की पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, जब सड़क के बीचों बीच ये ड्रामा चलता रहा। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हिजाब पहनी हुई महिला को हिरासत में लिया और उसके बाद उसे सिविल लाइन थाने ले जाया गया। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि महिला ने टैक्सी ड्राइवर पर हमला क्यों किया, ये महिला कहां की रहने वाली है। हालांकि टैक्सी ड्राइवर ने भी ये दावा किया है कि वो इस महिला को नहीं जानता। फिलहाल पुलिस को इस महिला के पास कोई पासपोर्ट, वीजा या आधिकारिक कागजात नहीं मिले हैं, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने अपने आप को मिस्र की रहने वाली बताया है। मैं वहाँ गाड़ी खाता, मैं आनंद की सवारी लेके जाता हूँ, मैं शेरी में गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। तो एक सवारी मैंने बैठा रखी थी आनंद बिहार की, ये पीछे से आई थी, मुझे लगा कहीं जाने के लिए पूछेगी, तो इधर उधर देखा ऐसे, मैं क्या काम है, चाकू मारा और भाग ली। अच्छा। कुछ नहीं, पीछे से आई थी, इधर उधर देखा, मेरी तरफ देखा और ऐसे देखकर चक मार भाग गई। गाड़ी में तो मैं गाड़ी में बैठ, नहीं गाड़ी मेरी। अच्छा। किराए की गाड़ी है, मैं रेंट पे गाड़ी लेकर चला। कौन है लड़की? नहीं पता कौन है लड़की, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ से आई है। आई थी और इसने मुझे यहाँ चाकू मारा और भागी। सिरसा में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के सिरसा आने चर्चाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। ना तो गुरुग्राम प्रशासन से किसी तरह के निर्देश मिले हैं और ना ही डेरा प्रबंधकों की ओर से इस बारे में कोई संपर्क किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कहा कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह फरलो मिलने के बाद से गुरुग्राम में है। सिरसा आने से संबंधित किसी तरह की जानकारी उनके पास नहीं है। अगर वे सिरसा में आते हैं तो सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। बेगू रोड और डेरा परिसर में फोर्स तैनात की जाएगी। सादी वर्दी में भी कर्मचारी तैनात किए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था में किसी तरह की अड़चन न आए। अभी कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कोई ऐसा संदेश है, और इसलिए अभी भी इस विषय में कुछ भी कहना मुश्किल है। और आगे अगर कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन आती है तो उस हिसाब से सारे अरेंजमेंट किए जाएंगे। नहीं, अभी इस विषय में कुछ भी मालूम नहीं है, तो ये तो अगर कोई मैसेज आता है तो उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे इसमें। हरियाणा में 4 साल से और कोरोना के समय में प्रदेश भर में जमीन रजिस्ट्री घोटाला सामने आया है। प्रदेश भर में करीब 58,000 जमीन की रजिस्ट्रियां में अनियमितता पाई गई। इसके बाद सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी। जमीन रजिस्ट्रियों में पटवारियों को भी जवाब तलब शुरू कर दिया है। इसका हरियाणा पटवारी एसोसिएशन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसके विरोध में 17 से 18 फरवरी को हड़ताल का ऐलान कर दिया। हरियाणा पटवारी एसोसिएशन के राज्य प्रधान ने साथ में चेतावनी भी दी कि अगर पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा। दूसरी लिस्ट जारी करते हुए अब रोहतक जिले के भी 63 मामले सामने आए हैं। उधर जिला उपायुक्त भी लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर चुके हैं। फतेहाबाद नगर परिषद द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स और डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर भेजे गए नोटिस से लोगों में जबरदस्त रोष है। नागरिक अधिकार मंच के आह्वान पर शहरवासी लघु सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। शहरवासियों ने इस संबंध में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन नोटिस और टैक्स को रद्द कर दोबारा सर्वे कराए जाने की मांग भी की। उपायुक्त ने शहरवासियों को आश्वस्त किया और कहा कि शीघ्र ही इस मामले का समाधान निकाला जाएगा। आज हमने डीसी साहब को जो ज्ञापन दिया है, शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स और जो डेवलपमेंट चार्जेस के जो नोटिस आए हैं एसएमएस के मार्फत 10 तारीख को सरकार की तरफ से, उसके लिए उसके ऊपर शहरवासियों में काफ़ी रोष है, गुस्सा भी है कि काफ़ी लोगों ने जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस भर रखे हैं।
और ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो 1975 से पहले डेवलप हो चुकी हैं, जिन पर ये डेवलपमेंट चार्जेस लागू ही नहीं होता। डीसी साहब ने ये आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको मीटिंग बुला के और रिपोर्ट कर देंगे, और हम शहरवासी 1 हफ्ता डीसी साहब का वो करेंगे, इंतज़ार करेंगे। किसानों को मिलावटी खाद बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में रहने वाले खाद विक्रेताओं पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग द्वारा खाद के लिए गए 185 सैंपल्स में से कई सैंपल फेल पाए गए, जिसके बाद विभाग ने संबंधित खाद विक्रेताओं की सेल स्टॉप कर दी। खाद के साथ साथ दवाइयों और बीजों के सैंपल भी विभाग ने लिए थे। हालांकि बीज के सभी सैंपल गुणवत्ता पर खरे उतरे। गौरतलब है कि रबी सीजन की शुरुआत से ही कम गुणवत्ता के खाद, बीज और दवाइयां बेचने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कृषि विभाग ने विशेष टीमों का गठन करके सैंपल लेने का काम शुरू किया था, जिसके अंतर्गत अब तक जिले में खाद के 191 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 185 सैंपल्स की रिपोर्ट कृषि विभाग के पास पहुंच गई है। वहीं बीज के 189 सैंपल लिए गए थे, इनमें से सभी सैंपल पास पाए गए। इसके अतिरिक्त 111 दवाइयों के सैंपल लिए थे। हमारे को सरकार द्वारा जो जिला सोनीपत में खाद, बीज और दवाई के लक्ष्य दिए गए थे, उनमें खाद का सैंपलिंग का टारगेट था हमारा 192 और 190 हमने अचीवमेंट कर ली। उसमें 14 सैंपल फेल पाए गए। पेस्टिसाइड का टारगेट 112 था, उनमें प्राप्त कर लिया हमने 111। 3 सैंपल फेल पाए गए। बीज में कोई सैंपल फेल नहीं पाया गया और लक्ष्य से अधिक टारगेट को प्राप्त किया गया, जो कि 170 था, हमने 189 प्राप्त किया। जहाँ तक सैंपल फेल होने की बात है, उनकी खाद और दवाइयों में जो FCO 1985 है खाद का और इंसेक्टिसाइड एक्ट है दवाइयों का, उनके अनुसार कार्रवाई अमल में लाई। फरीदाबाद में जिले का सबसे बड़ा सरकारी बीके हॉस्पिटल विवादों में रहा है। हाल ही में बिजली कट की वजह से अंधेरे में लोगों का इलाज करना पड़ा। इतना ही नहीं, डेड बॉडी बदलने तक के आरोप अस्पताल डॉक्टरों पर लगे। आखिर क्यों सिविल हॉस्पिटल चर्चाओं में रहता है, इस बात को लेकर प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सविता यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। देखिए। जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल कई बार चर्चाओं में इस बात को रहता है कि यहाँ लगातार लापरवाही बरती जाती है। अभी हाल ही में बिजली ना होने की वजह से अंधेरे में लोगों का इलाज करना पड़ा। इसके साथ साथ में और भी कई तरह के सवाल बार बार उठते हैं। इसको लेकर हमारे साथ में प्रधान चिकित्सा अधिकारी हैं फरीदाबाद की डॉक्टर सविता यादव, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, लगातार सवालों में रहता है बीके हॉस्पिटल, यहाँ आम लोगों के इलाज को लेकर लोग आते हैं लेकिन लापरवाही बरती जाती हैं। अभी हाल ही में बिजली कट हो गया, अंधेरे में इलाज करना पड़ा टॉर्च की रोशनी में। देखिए, जो बिजली गई थी ये हमें जनरेटर लगाना था। हमने सरकार से जनरेटर लिया था क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हैं, जैसा कि आपको मालूम है 1000 LPM और 200 LPM का प्लांट्स लगे, एक नया हॉस्पिटल बना और मॉलिक्यूलर लैब, और इस तरह से बिजली के काफ़ी खर्चे बढ़े थे। तो जिसके लिए मैंने लिख के सरकार से एक जनरेटर यहाँ पर लिया, ट्रांसफार्मर लिया। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे बिजली विभाग व PWD से, गुड़गांव से भी यहाँ पर कर्मचारी जो आने थे, SDOs वगैरह, उन्होंने ये इंस्टॉल करना था, इसलिए बिजली काटी गई थी। और वो 2 दिन पूर्व सूचना देकर ही काटी थी, और ताकि कोई इसमें बाधा ना आए। जो कोई SNCU के बच्चे थे या कोई और पेशेंट्स थे, वो सब पहले ही शिफ्ट कर दिए गए थे ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। और जो टाइमिंग्स भी इस तरह से ही रखे थे, जितना लेट कर सकेंगे। बिजली का काम है, अंधेरे में नहीं हो सकता है, तो इसलिए दिन में ही करना पड़ा था, लेकिन थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट किया था। सवाल इस बात को लेकर क्या वैकल्पिक व्यवस्था कोई की गई थी या नहीं की गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल है, यहाँ लाइट का जाना एक संवेदनशील मामला माना जाता है। देखिए, मैंने बताया कि हमने दिन में थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया था, और पहले ही बता दिया था ताकि कोई ऑपरेशंस वगैरह भी स्टार्ट ना उस समय ना करें, ताकि मरीज़ को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। इसलिए हमने इस तरह से किया था। वैकल्पिक व्यवस्था की हमने बताया कि पेशेंट्स भी हमने पहले ही शिफ्ट कर दिए थे, जो जैसे SNCU के बेबीज़ होते हैं वो पहले ही शिफ्ट कर दिए थे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे अलग बात करें तो देखिए, अभी हाल ही में एक शिकायत और आई थी हॉस्पिटल की। आरोप इस बात को लगे थे कि गौज शरीर के अंदर छोड़ दी गई थी ऑपरेशन के बाद में।
ये मामला भी मेरे संज्ञान में आया था और इसकी जो जांच करने के लिए मैंने कमेटी गठित की है और जिससे भी ये लापरवाही है उस पर पूरी लिया जाएगा, पूरा उसको बख्शा नहीं जाएगा, एक्शन लिया जाएगा उस पर। क्या टाइम बाउंड एक्शन लिया जाएगा? टाइम बाउंड इंक्वायरी होगी? जी, ये इंक्वायरी मार्क्ड है ऑलरेडी और जैसे ये हो जाएगी और जो भी दोषी है उस पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर सविता, एक और बड़ा मामला इस बात को लेकर था कि अभी हाल ही में डेड बॉडी बदलने का मामला सामने आया था कि डेड बॉडी बदल दी गई। डेड बॉडीज़ का देखिए, ये डॉक्टर का काम होता है पोस्टमार्टम करना और बॉडी जो है वो आईओ लाते हैं, जो पुलिस विभाग से होते हैं वो लाते हैं और वही आइडेंटिफाई करके लेके जाते हैं। उनकी जिम्मेवारी होती है, डॉक्टर का जिम्मेवारी होती है पोस्टमार्टम को करना। तो ये हेल्थ विभाग की जिम्मेवारी या कोई गलती नहीं है। ये तो रही सवाल जो उठ रहे हैं उनकी, लेकिन अगर बेहतरी की बात करें तो बेहतरी क्या कर पा रहे हैं आप हॉस्पिटल में जो पहले से अच्छे सुविधाएँ लोगों को मिल रही हों? बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस आए हैं मेरे कार्यकाल में ही। आपने स्वयं भी देखा है कि जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया कि देखिए एक नया हॉस्पिटल भी अलग से बन गया जो आइसोलेशन के लिए, जो कि 96 बेडेड है, जिसे हम जब कभी महामारी ना हो उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स बने हैं, 1000 LPM 200 LPM मॉलिक्यूलर लैब सेटअप हुआ है यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स और बाकी अन्य स्टाफों की भर्ती हुई हैं। मेरे ज्वाइन करने से पहले तो बल्कि यहाँ ज़्यादातर चीज़ों की अवस्था ठीक नहीं थी, चाहे वो एक्सरे मशीन जो थी वो ख़राब रहती थी या लिफ्ट है वो ख़राब थी। यहाँ पर हमने और ज़्यादा बेड्स भी लाए हैं, बेबी वार्मर्स लाए हैं, रेगुलर हम ट्रेनिंग्स करते हैं और सारे के सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स करते हैं और कोशिश यही रहती है मरीज़ों को सारी सुविधाएं मिलती रहे सही से, प्रॉपर। और साफ़ सफाई में भी आप दिन रात का असर देख सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में प्रधान चिकित्सा अधिकारी फरीदाबाद की डॉक्टर सविता यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि सवाल जरूर उठते हैं लेकिन उनको इंक्वायरी भी की जाती है और इसके साथ साथ में बाकी बेहतरी के लिए भी कई तरह के बीके हॉस्पिटल में काम किए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।